आपकी साथी विधायक पूजा पाल को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, आरोप आज लगा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी कभी लूट हत्या में विश्वास नहीं करती। पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव वोट तो लेते हैं, लेकिन पीडीए के लोगों का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। पिछड़े को पंचायत में अगर आरक्षण किसी ने देने का काम किया तो माननीय नेताजी ने दिया। पीडीए का कुछ और ही मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर परिवारवाद बीजेपी के लोग नहीं करते तो फिर इसके लिए कहें। 2024 में एक ही परिवार के 5 सांसद बन गए। वो सभी लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। बहुत तगड़ा मुद्दा ये चल रहा है वोट चोरी का लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलता। 37 सीट जीत जाते हैं, वोट चोरी करना होता तो एक भी न जीत पाते। इंडिया गठबंधन के लोग जो है बड़ा भ्रम फैलाते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हकीकत जनता के बीच में कह रहे हैं। संविधान चोरी के नाम पे इतना सीट निकाली। इस तरह की आशंका थी। सबसे ज्यादा अगर संविधान खतरे में रखा तो वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के समय में संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुआ। आज ये सरकार पाठशाला बंद करा रही है और मधुशाला खोल रही है। एक बच्चा हो चाहे 1000 बच्चे हो, सरकार की जिम्मेदारी है। मधुशाला से आप पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बैरिया से विधायक जयप्रकाश अंचल जी, और इनसे हम खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार वोट चोरी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के इस समय समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, किस तरीके से देखते हैं हम। सबसे पहले सवाल आपकी साथी विधायक पूजा पाल पे आते हैं, उसके बाद हम और आगे बात करते हैं। आपकी साथी विधायक पूजा पाल को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, वो तब से बड़ी परेशान है और लगातार अखिलेश यादव के ऊपर आरोप पे आरोप लगाती चली जा रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं? आरोप आज लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया। आज विधायक बनने के बाद वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। वो कह रही हैं कि इससे पहले भी हम विधायक थे, पहली बार हम कोई विधायक तो बने नहीं हैं। नहीं तो उन्हें जिस दल से बनना था उसी दल में गई होती, क्या आवश्यकता थी? माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुला करके टिकट नहीं दिया। ये टिकट मांगने गई थी, इसलिए उन्होंने टिकट दिया। एक आरोप अखिलेश यादव जी पे और लगा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी अगर हत्या होती है, मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। उन्होंने 2 पन्ने का लेटर भी लिख करके जारी किया। इसको किस तरीके से देखते हैं? वो जिस दल में गई हैं उसी दल से उनको खतरा है। समाजवादी पार्टी कभी लूट हत्या में विश्वास नहीं करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी ये काम नहीं करेगी। उनको समाजवादी पार्टी से खतरा नहीं है, बल्कि जहाँ गई हैं डर के मारे गई हैं। अब वहीं से उनके साथ अगर इस तरह की वारदात होती है तो वही दल कर सकता है। पीडीए के नाम पे बताते हैं, पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव वोट तो लेते हैं, लेकिन पीडीए के लोगों का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। पीडीए के लोगों का क्यों? अगर पीडीए के लोगों की समाजवादी पार्टी मदद नहीं करती तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े को पंचायत में अगर आरक्षण किसी ने देने का काम किया तो माननीय नेताजी ने दिया था। अगर एसटी का गठन किया तो वो भी नेताजी ने किया था। और पंचायती राज व्यवस्था में गोंड खरवार जैसे जातियों को भी उन्होंने एसटी कैटेगरी में ला करके पंचायत में उसकी भागीदारी अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। पहले कुछ बच्चों को एससी को पूरी छात्रवृत्ति मिलती थी, एससी के बाद जनरल कैटेगरी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, और ओबीसी के सिर्फ 4 बच्चों को मिलती थी एक कॉलेज में। एक कॉलेज के 4 गरीब स्टूडेंट को ही छात्रवृत्ति दिया जाता था। अगर एससी के साथ ही एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी को अगर किसी ने छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए कि समाजवादी पार्टी पीडीए बनाया है तो सिर्फ एक जाति धर्म की बात नहीं है, उसमें पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं, अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं और अगड़े समाज के वो लोग हैं जो सामंती शक्तियों द्वारा कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उनके हक को लूटा जाता है। इसलिए हमारे नेता ने पीडीए का गठन किया। लेकिन पीडीए में जितने सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीए का कुछ और ही मतलब निकालते, कहते परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पारिवारिक सदस्य नहीं है क्या? दर्जनों ऐसे भाजपा के नेता हैं जो दिल्ली में राजनीति करते हैं, प्रदेश में उनके लड़के लड़कियां एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, कई स्टेटों की बात है। अगर परिवारवाद बीजेपी के लोग नहीं करते तो फिर इसके लिए कहें।
वो 5 सांसदों की बात करते हैं जो 2024 में एक ही परिवार के 5 सांसद बन गए। कहते हैं पूरे प्रदेश में कोई यादव नेता और नहीं निकला, केवल परिवार के ही लोग निकल पाए। देखिए 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी से अधिक उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने सांसद बना करके भेजी है। और वो सभी लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, राजनीति करते हैं, जनता के दुख दर्द में जाते हैं। अच्छा, लोगों के मरने जीने शादी ब्याह में जो जाता है खुद अपनी पहचान बनाया है। ये एक सवाल और कि जब 37 सीट पे आप आ ही गए हैं तो एक मुद्दा जो वोट चोरी को लेकर चल रहा है, बात करेंगे वो जिस इस समय बड़ा तेज़ी से अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अगर बात करें राहुल गांधी साथ में उनके हैं, वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव हैं, लोग बहुत तगड़ा मुद्दा ये चल रहा है वोट चोरी का लेकर के। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में दर्जनों सीट समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ गई होती। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलता। लेकिन ये भी वो लोग बेईमानी किए हैं जी। लेकिन एक आरोप लगा, कई सीटों पे आरोप लगी थी। कहते हैं 37 सीट जीत जाते हैं, अगर हमको वोट चोरी करना होता तो एक भी न जीत पाते। जहाँ के लोग पहले से एक्टिव रहे वहाँ बीजेपी के लोगों की चल नहीं पाई, इसलिए समाजवादी पार्टी मजबूती से जीती। 37 सीट इसीलिए जीती, अगर वोट चोरी वहाँ पे नहीं हो पाया। जहाँ के कार्यकर्ता जागरूक रहे, जहाँ के नेता जागरूक रहे, अपने बूथों को अगोरे, अपने जहाँ ईवीएम रखा गया था उस पर अगोर किए, कई लोगों ने इसलिए सरकार की नहीं चल पाई। कई लोगों ने और एक आरोप लगाते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लोग जो है बड़ा भ्रम फैलाते हैं। तो इंडिया गठबंधन के लोग भ्रम नहीं फैलाते हैं, बल्कि बीजेपी के लोग भ्रम फैलाते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हकीकत जनता के बीच में कह रहे हैं और जनता अब उस चीज को जान रही है। जब जानने लगी है तब इन लोगों की छटपटाहट है, तब छटपटाहट है बीजेपी। 2024 वाले चुनाव को लेकर कहते हैं कि संविधान चोरी के नाम पे इन्होंने इतना सीट निकाले, नहीं तो ये तो बहुत पीछे थे। संविधान में हमें वोट डालने का मौलिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। जो एक वो हुआ था, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जो संविधान लेकर कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। अगर इस तरह की आशंका थी तो सारे नेता क्यों नहीं उठाएंगे? उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष अगर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उसको सड़क से लेकर के सदन तक उठाना। लेकिन विधायक जी एक सवाल और बनता है, अगर ये संविधान बदलने की बात की है तो एक चीज़ उन्होंने और कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर संविधान खतरे में रखा तो वो कांग्रेस पार्टी थी। इमरजेंसी के टाइम पे पता नहीं कितने आर्टिकल उस समय इंदिरा गांधी ने बदल दिए थे। नहीं, आपके संज्ञान में है कि नहीं है? पहले दलित के बच्चे जो पढ़ते थे, एजुकेशन लेते थे, तो नर्सरी से लेकर और ऊपर जितनी डिग्री वो लेता हो, 0 अमाउंट पर उसका एडमिशन होता था। 0 अमाउंट पर। जी बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। अब पूरी फीस लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका एडमिशन हो रहा है, चाहे वो कक्षा 1 में कराता हो, 10 में कराता हो, बीए में कराता हो, पॉलिटेक्निक में कराता हो, बीएड में कराता हो, एमबीबीएस में कराता हो, उसकी पूरी फीस लेकर के अब दलितों के बच्चों का, SC ST के बच्चों का अब एडमिशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। पहले SC ST कैटेगरी के बच्चों की छात्रवृत्ति अनिवार्य, चाहे किसी को मिलता हो चाहे न मिलता हो, लेकिन उन लोगों को छात्रवृत्ति जरूर दिया जाता था। अब वो छात्रवृत्ति की गारंटी टूट चुकी है। तो कांग्रेस के समय में तो ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुआ, इसलिए कि कांग्रेस शिक्षा को मौलिक अधिकार मानती थी, इसलिए गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम की। आज ये सरकार क्या कर रही है? आज ये सरकार पाठशाला बंद करा रही है और मधुशाला खोल रही है। क्या यही है क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति? ये तो कहते हैं कि हम तो केवल मर्ज करें जिसमें एक बच्चे हैं। क्यों मर्ज कर रहे हैं? एक बच्चे वाले स्कूल, एक ही बच्चा कहाँ जाएगा? वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी में हम आप दे रहे हैं। आप दूसरे की बात छोड़िए, आपका बच्चा अगर 3 साल का होगा, 4 साल का होगा और अपने घर के बगल में जा कर के स्कूल में बैठ करके पढ़ लेता होगा, अगर आपके बच्चे को 1 किलोमीटर छोड़ दिया जाए भेजने के लिए अकेले, क्यों बच्चा अकेले बस्ता लेकर के चला जाएगा? आपका जब तक बच्चा आपके घर में नहीं आएगा तब तक, चाहे आप हों, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, सारे लोग चिंतित रहेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल से निकला कि नहीं निकला, कब तक पहुंचेगा, वो उसको चिंता रहेगा, इसलिए कि बच्चा छोटा है। तो इसलिए एक बच्चा हो चाहे 1000 बच्चे हों, सरकार की जिम्मेदारी है संविधान में
इसके लिए व्यवस्था दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा देना। और ये सरकार क्या कर रही है? मधुशाला से आप पैसा कमा सकते हैं, आपकी सरकार अपना खजाना भर सकती है, लेकिन बच्चों को पढ़ा करके उसको रोजगार नहीं दे सकती। आज जितनी बेरोजगारी है, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? 50,000 से ज़्यादा अधिक नौकरियां दिया है। अभी परसों की कल तक केवल नौकरी बांटी जा रही थी। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 50,000 नौकरी दिए। कह रहे हैं कि पहले गांव का गांव पलायन कर जाता था, अब वो बच्चे अपने इसी प्रदेश में ही रह करके नौकरी करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई थी। मैं धन्यवाद तब दूंगा आपको जब आपको खुद नौकरी दे देंगे। पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे, आप बेरोजगार हैं, इसको सरकारी नौकरी मत मानिए, आप स्वतः बेरोजगार हैं। और कितनी सरकार आपको नौकरी दे रही है। आज इसने जो सिस्टम बिगाड़ रखी है, सरकारी विभागों में एक चपरासी भी होता था तो 30-35 हज़ार उसकी पगार हो जाती थी। कैशियर बाबू होता था तो 40-45 हज़ार होता था, उससे ऊपर हो जाता था तो उसकी पगार और बढ़ जाती थी। 8,000 10,000 पर चपरासी की नौकरी करने के लिए लोग विवश हैं। आउटसोर्सिंग की नौकरी, क्या गारंटी है कि वो आप अपने एज के समान नौकरी कर लेगा? आज उसको रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग पर, और 6 महीना, साल भर, 2 साल पर उसकी कार्य की शिथिलता दिखा करके उसको निकाल बाहर कर दिया जा रहा है। वो कहाँ जाएगा? 4 साल की नौकरी इन्होंने आर्मी का कर दिया। वो 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होकर के वो कहाँ जाएगा? कौन पूछेगा उससे? उसकी पत्नी आ गई होगी, उसके बच्चे हो गए होंगे, उसका रख रखाव कैसे करेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपका बेरोजगार लड़का अगर सड़क पे घूम रहा है, ठोकर खा रहा है दर दर की, आपका प्रदेश कभी शांत नहीं हो सकता है, आपका देश कभी शांत नहीं होगा, अशांति बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। कहते हैं कि लोग सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं और कोई नौकरी को नौकरी मानते नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? जो गारंटी वहाँ है, यहाँ गारंटी है क्या? आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनसे मीडिया के बाद अभी 2-3 दिन पहले की ही वार्तालाप है, एक पॉडकास्ट में बैठे थे तो उनसे बड़ा कठिन सवाल किया गया, तो वही कह रहे थे कि 80 लाख लोगों से ज़्यादा सरकारी नौकरी हम लोग नहीं दे सकते, कोई सरकार नहीं दे सकती है। अब सबके मानसिकता में बैठ गया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, प्राइवेट नौकरी या और तमाम जो विभागों में संविदा की और तमाम नौकरियाँ निकल रही हैं उसको रोजगार नहीं मानते लोग। आप कैसे मान रहे हैं कि उसको लोग रोजगार नहीं मानते? आज जो लाचार है, जो बेवश है, अगर ठेला लगा रहा है, अधिक शिक्षा लेने के बाद वो लड़का अपने योग्यता को ताक पे रख करके अगर वो ठेला लगा रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे तो मोदी जी भी चाय बेच करके आए हैं, नहीं, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान आज ई रिक्शा चलाने के लिए विवश है? क्या उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको वही डिग्री मिलनी थी, वही व्यवसाय मिलना था? ये तो सत्य है, ये इसमें कहीं से कोई ये लोग रोजगार मेला लगा रहे हैं। लड़का MA BEd है, अगर कुम्हार का लड़का है तो उसे चाक दे दिया जा रहा है, उसे चाक दिया जा रहा है कि जा करके तुम मिट्टी का बर्तन बनाओ और बेचो। अगर लोहार का लड़का है तो उसे बड़ेगिरी का उपकरण दे दिया जा रहा है। तुम क्या करोगे अधिकारी कर्मचारी बनकर? तुम जाओ अपनी लकड़ी घीसो। मतलब ये सारी नौकरियां ऊंची जात के लोग ले जा रहे हैं। इसमें ऊंची जाति की बात मैंने नहीं कहा, जातीय पेशा को बढ़ावा दे रही है सरकार, और जातीय पेशा को बढ़ावा देने का मतलब चमार का बेटा है उसे जूता सिलने का। अरे तुम क्यों नहीं सोचते हो कि जो उसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको नौकरी दो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जूता सिलना उसका काम नहीं, अगर पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी दीजिए। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो अपने पेशे में जाएगा ही। जो निरक्षर है, अशिक्षित है, तो वो तो जाएगा ही पेशे में, वो जीविका पार्जन करने के लिए मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। थोड़ा चलते हैं हम आपकी विधानसभा की तरफ। बलिया में भी चलते हैं थोड़ा सा, और आपके विधानसभा बैरिया में आपके पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं सुरेंद्र सिंह, कैसे देखते हैं उनको? अब ये बात तो उनसे पूछिएगा, मेरा कोई प्रतिद्वंदी वहाँ नहीं है। हाँ, हम लोग प्रत्याशी थे, 17 में आपको हराए थे, और हमारे खिलाफ वो प्रत्याशी थे। हारना जीतना तो जब अखाड़े में पहलवान जाता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है। 22 में उनका टिकट काट दिया गया, बड़ा छटपटा है वो, लेकिन कह रहे हैं अगर मैं होता तो मैं फिर से पटकनी दे देता। नहीं, अच्छा काम किए होते तो क्यों उनकी पार्टी टिकट काटती? अगर अच्छी छवि उनकी रहती तो उनकी पार्टी क्यों टिकट काटती? क्या अंदरूनी आपकी मदद किए थे वो? देखिए, किसी की कोई मदद नहीं करता है।
आप ही हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो आप अपना मांगेंगे, हम अपना मांगेंगे। नहीं, वो तो 2022 में उनको टिकट भी नहीं मिला तो वो बड़े नाराज थे पार्टी से। वो तो कह रहे थे मैं निर्दल लड़ जाऊंगा। ये उनके दल का मामला है। जिस दल में थे, जिसके साथ थे, वो दल उनको उस लायक समझा नहीं समझा, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला था ना। लेकिन मेरे खिलाफ अगर कोई आदमी कैंडिडेट है तो हम क्या जानते हैं कि वो हमारी मदद किया। मैं तो मेरी पार्टी मदद की, हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मतदाता हमारी मदद किया। जिस दल से हमारे नेता ने हमें टिकट दे करके वहाँ भेजा, हमारे नेता के कहने पर हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता हमें चुनाव जिताने में अथक प्रयास किया। बधाई दिए थे जीतने के बाद आपको? बिल्कुल बधाई, आज भी मैं बधाई देता हूँ बैरिया विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को। सुरेंद्र सिंह की बात करें, सुरेंद्र सिंह आपको बधाई दिए थे जीतने के बाद आपकी, जब चुनाव जीते थे? नहीं, वो तो एक शिष्टाचार है, अगर इतना रहेगा तो कुछ भी होगा। हमारा कोई डांड मेरे का उनसे भी बात नहीं है। हमारे खिलाफ चुनाव मैं भी तो लड़ा, मैं 12 भी चुनाव लड़ा, 17 भी लड़ा, 22 भी लड़ा, 2 चुनाव में जीता। तो चुनाव लड़ना और हारना जीतना अलग बात है। जो अखाड़े में जाता है वही चुनाव जीतता है, जो लड़ाई नहीं लड़ेगा वो हारेगा, जीतेगा क्या। हम लोगों का क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका है जी। बहुत सरकार बहुत ढिढोरा पीट रही है कि हमने एक कार्य करा दिया, वो कार्य करा दिया। बिजली की व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में ध्वस्त। हाँ, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं इनकार कर सकते इस बार क्योंकि बिजली के नाम पे बड़ा बिजली मंत्री की फजीहत भी हुई। 2-2, 4-4 घंटे बिजली भी लोगों को नहीं मिल पा रही। इस चिलचिलाती हुई धूप, इस बेतहाशा गर्मी में आए दिन कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहा है, कहीं तार टूट करके गिर रहा है, कहीं कोई फॉल्ट हो जा रहा है, कोई देखने वाला है नहीं। निरीह विभाग हो गया। और दूसरी बात की बाढ़, गंगा और घाघरा दोनों नदियां जा करके हमारे ही क्षेत्र में बिहार में प्रवेश कर और समुद्र जैसे टापू हो जाता है और सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। आज भी लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से तबाह हो गई और 20% लोगों तक बाढ़ राहत सामग्री सरकार नहीं पहुंचा पाई है। जो गांव पूर्णतः डूब गए थे उस गांव में भी आधा तिहाई लोगों को राहत पहुंचाया गया है। सरकार ये देख रही है कि अब तो पानी खत्म हो गया, यानी आप बीमार पड़ गए, अपने पैसे से कर्जा हुआ हम खोज करके दवा करा लेंगे, सरकार के पास योजना है कि नहीं आपका हम इलाज कराएंगे, तो अब आप तो बीमारी से निपट लिए हैं, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो सरकार इस बात को सोच रही थी कि जितना जल्दी बाढ़ का पानी खत्म हो जाए। मौजूदा सरकार को किस नजरिए से देखते हैं, क्या है उसका एजेंडा? देखिए, सरकार फेल है। सरकार हर तरह से किसानों के पैदावार का उचित मूल्य दिलाने में विफल, किसानों को समय से खाद बीज दिलाने में विफल, पढ़े लिखे नौजवानों को छात्रवृत्ति दिलाने में विफल, उसे नौकरी रोजगार देने में भी विफल। आज जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार कहीं बाकी नहीं है जहां चरम पे घुसखोरी न हो। हर तरह से सरकार विफल है। इसकी विफलता का लाभ आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। वही समाजवादी की सफलता है। 27 में सत्ताधीश को कुर्सी पर बैठा देंगे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, ये सरकार जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, जिस तरीके से आपने बात किया, बहुत ही अपने बेबाक अंदाजों में सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।